नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। राजनीतिक भागीदारी इस शब्द का अपने आप में व्यापक अर्थ है। यह न केवल मतदान के अधिकार से संबंधित है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना और भागीदारी से भी संबंधित है। भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं, सार्वजनिक कार्यालयों और निचले स्तरों पर राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़ती हैं। पुरुषों की तुलना में राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र हैं। लेकिन राजनीतिक के प्रतिनिधित्व के सवाल पर महिलाओं को हमेशा अनदेखा ही किया गया है। राजनीति में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए आरक्षण की स्थापना की, लेकिन संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सियासत तक ही सीमित रहा। पिछले 27 साल से संसद और राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व के अधिकार को पाने की लड़ाई महिला आरक्षण बिल के रूप में चली आ रही है, जिस पर लगता है कि अब विराम लगने वाला है। नई संसद भवन में प्रवेश के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच दी है। मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। आधी आबादी को अधिकार खोलेगा सत्ता के द्वार। जी हां, देश की आधी आबादी से 27 साल पहले जो वादा किया गया था, उसे नई संसद से पूरा करने की शुरुआत हो गई है। नई संसद में अपने पहले ही भाषण में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि कितनी बार यह बिल संसद में लाया गया। पीएम ने कहा कि सबसे पहले 1996 में बिल पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो सकता। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन बिल पास कराने में वो आंकड़े नहीं जुटा पाए और वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन अब हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया और इस बिल को कानून बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पेश हुआ। कांग्रेस बिल के समर्थन में है। खुद कांग्रेस ने भी सरकार से विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल की राह इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। बिल के पारित होने के बाद लागू होने तक की राह में कई रोड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का फायदा जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही मिलने वाला है। वैसे तो देश में 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई है। आगे जनगणना कब होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है और इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या फिर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। इसके अलावा विपक्षी दलों के कई नेता महिला आरक्षण में आरक्षण दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं और ऐसे में सवाल कई हैं। जो इस महिला आरक्षण की बात की जा रही है, उसका लाभ 2024 के चुनाव में महिलाओं को मिलेगा या नहीं। दूसरा, महिला आरक्षण की वकालत को लेकर जो श्रेय लेने की होड़ छिड़ी है, उसका राजनीतिक और चुनावी लाभ किसे मिलने जा रहा है, क्योंकि जिसके पाले में जाएगी आधी आबादी, उसी के हाथ लगेगी सत्ता की चाबी। इन तमाम सवालों पर कहेंगे आज बड़ा मुद्दा में चर्चा। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका तारुफ परिचय आपके साथ कराना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हैं, आप प्रवक्ता। राकेश सिंह यादव है, कांग्रेस प्रवक्ता। और वंदना यादव है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। पहला सवाल मेरा आपसे ही है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय कि भाई 2024 के चुनाव से महिला आरक्षण का जो दाव खेला है, क्या ये मानने जाए कि भाई महिला आरक्षण का जो सहरा है, बीजेपी इसको अपने सर बांधने में कामयाब रही है? देखिए शहबाज भाई, सबसे पहले तो देखिए आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। गणेश जी का जो है गणेश चतुर्थी है और इसकी गणेश चतुर्थी की आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और देखिए इतना शुभ दिन है आज का दिन कि आज हमारी नई पार्लियामेंट में ही नए विशेष सत्र की शुरुआत हुई, वो भी ऐसे विषय से शुरू हुई जो मातृशक्ति के पक्ष में, जो नारी शक्ति है, जिसकी हम पूजनीय है, जो वंदनीय है इस देश में। और इसकी शुरुआत जो है महिला आरक्षण बिल से हुई नई पार्लियामेंट में, जिससे कि हमारे जो महिला जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उनका सम्मान बढ़ा है। और ये सम्मान देने का काम हमारे देश की जो सरकार है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये सम्मान महिला को दिया गया है। और एक बात बताइए, अभी जो बात चल रही थी, आप बता रहे थे
देखिए पिछली बार सरकारों में कितने, हर सरकार ने चाहा कि ये बिल हम लेकर आए। 1996 से यही चला आ रहा है। कभी लोकसभा में पास होता था तो राज्यसभा में रह जाता था, राज्यसभा में पास होता था तो लोकसभा में रह जाता था। कहीं ना कहीं वो जो है किसी ना किसी कमी के कारण वो रुक जाता था और रोकने का काम करते थे। जो आज इस बिल में नया क्या है, एक बात बताइए अवधेश जी, इस बिल में नया क्या है? इस बिल में नया क्या है? कांग्रेस जो इस बिल का जिक्र कर रही थी 2010 में, वही तो बिल है। इसमें कोटे में कोटे की अब वो मांग भी कर रहे हैं, ओबीसी की मांग भी हो रही है। ओबीसी वहां पर कह रहे कि भाई मुस्लिम महिलाएं को भी आरक्षण यहां पर मिलना चाहिए। तो बिल तो जो कांग्रेस का था वही है ना, इसमें बदलाव क्या बीजेपी ने करा है? शहबाज भाई बदलाव की बात नहीं है। देखिए बिल कौन सा था? बिल तो कोई था ही नहीं, बिल आते थे खत्म। कांग्रेस तो यही कह रही है, कांग्रेस यही कह रही है। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता पता है कब कौन सा बिल पास हुआ है? मैं उसका जवाब देता हूँ। कब कांग्रेस लोकसभा में हुआ है, कब राज्यसभा में हुआ है, बताए ना एक बार। भाई बिल कब पास होता है शहबाज भाई? बिल जब पास होता है पहले लोकसभा में जाएगा, वहां पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद वो कानून बनेगा। देखिए आज तक आप देख लीजिए, आंकड़े उठाकर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं आपके साथ, उनसे पूछिएगा कि कब पास हुआ है भाई ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। 2010 की एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। एक पत्रकार सोनिया गांधी से बात कर रही है कि आप जो है इससे जो बिल है वे लाने वाले हैं। 2010 की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने ये कहा कि हम तो लाना चाहते हैं लेकिन जो हमारे कुछ नेता हैं वो इसके खिलाफ हैं। आप देख लीजिए, ट्विटर पे वायरल हो रही है वो वीडियो। एक पत्रकार सवाल पूछ रही है सोनिया गांधी। ठीक है, राकेश जी से सवाल लेता हूं। ठीक है राकेश जी, सवाल आपसे यह है कि जो नहीं कर पाई आपकी सरकार, मोदी सरकार ने महिला आरक्षण लाकर वो सपना कर दिया साकार। देखिए 1975 से जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उस समय से ही महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी। अभी मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता, शायद उनकी स्टडी में कमी है, 2010 में राज्यसभा में ये पास हो गया था। राज्यसभा एक संवैधानिक संस्था होती है, उसमें जो निर्णय पास होता है वो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद समाप्त नहीं होता है। थोड़ा अगर ये पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, लोकसभा में रह गया था, राज्यसभा में पास हो गया था। ठीक है, अब देखिए आऊंगा। सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप बोलना, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि मैं पुरानी बातों पे नहीं जा रहा हूं। आज आपने बिल पास किया है, बिल पास होने के बाद क्या 2024 में इसको लागू कर देंगे? पहला सवाल। अगर नहीं करेंगे तो देश की जनता को यह बताइए कि 2024 के चुनाव में हम लागू नहीं कर सकते। 2026 में सर्वेक्षण होगा सीटों का, क्या उसके बाद लागू करेंगे? और अगर उसके बाद लागू करना है तो पिछले 27 साल में 9 साल मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो क्या वजह है कि आखिरी में आके जब चुनाव को 4-5 महीने बचे हैं, जब आप बिल पास कर रहे हैं? ये तो आपको 2014 में किसी ने नहीं रोका था, राज्यसभा में पास था, 2014 में पास करता, अभी तक तो जनगणना होकर लागू हो जाता। 2021 की जनगणना होना थी, उसका पता नहीं है। जातिगत जनगणना होना थी, उसका पता नहीं है। सीटों का जो विस्तारीकरण होना है 2026 नियत है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि 2026 में हो पाएगा। अब आप सिर्फ चुनावी शगुफा एक दे रहे हैं महिलाओं को कि हमने ये पारित कर दिया है। वो तो कांग्रेस भी राज्यसभा में पारित कर चुकी थी, लोकसभा में उस समय पारित नहीं हुआ। उसकी वजह बहुत सारी थी, उसकी वजह से 2 दल या 2 व्यक्ति नहीं थे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, मोदी जी तो सबसे शक्तिशाली है, विश्व के नेता है, तो इनको तो कल ही लागू कर देना चाहिए। कल से ही चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि पुरानी सीटों के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। जब डिमोलिशन होगा उसके बाद सीटें बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है मोदी जी में, वो नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि करने की नीयत नहीं है, नीति नहीं है। अगर नीति और नीयत होती तो 9 साल इस देश में खराब नहीं करे होते। महिला आरक्षण विधेयक को लेके 2014 में पास कर चुके होते। क्यों पास नहीं करा 9 साल तक? 27 साल बोल रहे हैं, 9 साल मोदी जी के हैं, 18 साल दूसरी पार्टियों के हैं। तो आप भी तो उतने ही दोषी हैं जितने दूसरी पार्टियां हैं। ठीक है, अवधेश जी क्विक रिस्पांस कीजिए। वो शिगुफा इस तौर पर सीधे तौर पर बता रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने 2029 तक जो है महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। परिसीमन होना है भाई, जो है जनगणना होनी है, 2021 से अभी तक तो हुई नहीं है। देखिए शहबाज भाई, जैसे कि अभी प्रवक्ता कांग्रेस के बोल रहे थे राकेश सिंह यादव, शायद इनको ज्ञान की जरूरत है, पढ़ के आना चाहिए डिबेट में। मैंने पहले ही आपको बताया, कोई भी कानून जब बनता है तो या तो उसके बाद आप पढ़े लिखे हैं, आप झूठ बोल रहे टीवी पे कि कोई निर्णय पारित नहीं हुआ।
कुछ भी सुन के बोल रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए। देखिए सार्थक बहस करते हैं, ऐसे निजी टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है, यार ऐसे बोलना सिखाते हैं, मान लिया, लेकिन यार टीवी पे नहीं बोलेगा। सच बोलेंगे, जो सच है झूठ बोलेंगे ना उसका प्रतिकार होगा और इतना जोरदार होगा कि आप याद रखेंगे उसको कि गलत बोला था आपने, गलत नहीं बोला, सच बोले। मोदी जी लागू कर पाएंगे 2024 में? नहीं लागू कर पाएंगे। 2026 में जो सीटों का विस्तारीकरण होना है कोई नियम बनाए नहीं बनाए, कैसे बोल रहे हैं महिला आरक्षण में लागू हो गया? कहां से महिला को फायदा मिलेगा? चलिए हो गया, ठीक है, श्रीमान जी, ठीक है साहब। देश में आपने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने हर संसद में बोला कि बिल लागू किया जाए, हम समर्थन करते हैं। मोदी जी सो रहे थे 9 साल से, अब जागे क्योंकि अब लग रहा है कि सब जगह से हार रहे हैं। अब महिलाओं के पास चलो, उनको बिल बताओ, उनके वोट ले लो, फिर उनको भूल जाओ, फिर धोखा दे दो। ये अब नहीं चलेगा, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। देखिए ठीक है अवधेश जी, राकेश जी, देखिए ठीक है अवधेश जी, राकेश जी, ठीक है मुझे सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए। अगर ये कल सिलसिला जारी रहा तो मुझे नहीं लगता कि भाई बिल पर चर्चा भी हो जाएगी, वॉकआउट कर देंगे। ठीक है, पैनल में और भी लोग हैं, आप दोनों जरा पानी पीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, डॉक्टर निमि रस्तोगी हमारे साथ, आप प्रवक्ता हैं, आपसे जानना चाहूंगा, आप मानते हैं कि भाई सॉलिड शुरुआत यहां पर सत्र की हुई है 33% आरक्षण के साथ? शाहबाज, सैद्धांतिक तौर पे आम आदमी पार्टी महिलाओं और पुरुषों के बीच की बराबरी की हकदार है और साथ में ये कहती है कि चाहे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या संगठन की पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन हो या किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी फोरम पर महिलाओं को बराबर से अधिकार मिलना चाहिए। आतिशी ने भी आज यही इस बात का जिक्र किया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका टाइम 20 साल पहले था। 2008 में भी अगर आप अमेंडमेंट पढ़े तो उसमें लिखा था कि 15 साल के बाद ये बिल जब इफेक्टिव हो जाएगा इसे वापस ले लिया जाएगा। तो अब तो वापस लेने का टाइम था, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैस कर रही है, उनको उनकी अपने स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि जीतना मुश्किल होगा, तो वो अपने पिटारे में से एक शगुफा कह लीजिए या एक कैरेट कह लीजिए वो डैंगल कर रहे हैं और इसके बेस पर वो भारत की महिलाओं को ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं लगता ये महिला आरक्षण बिल है, ये तो महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है, क्योंकि ना 2024, 25, 26, 27 ये नहीं लागू होने वाला है। और अगर आपको प्रोसेस पता था तो आपको बीच से शुरुआत करनी चाहिए थी, शुरू से शुरुआत करनी चाहिए थी। वैसे तो जब आपके हक में कोई बिल होता है उसको आप ओवरनाइट इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक अच्छी खासी चलती हुई कामकाजी सरकार के लिए आप GNCTD बिल ले आए, देर दुरुस्त है ना, आप स्वागत कर दीजिए ना, आप स्वागत कर दीजिए। सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, ओबीसी का भी यहाँ पर आइडिया का स्वागत करते हैं, लेकिन हम टाइमिंग का स्वागत नहीं करते हैं। ये डेफिनेटली एक इलेक्टोरल पैक है, ये एक तरह का एक शगुफा है जो कि सीरियस नहीं है। इट इज जस्ट लाइक जैसे एक तरह का दिखावे मात्र है, इसमें कोई किसी तरह का कोई डेप्थ नहीं है। और यू हैव टू वॉक द टॉक। अगर आप महिलाओं को बराबर से जिम्मेदारी देते हैं तो आपको सिंसियर एफर्ट्स अब तक दिखा देनी चाहिए थी। द टाइम इज पासिंग नाउ, द टाइम हैज गॉन, वी आर इन 2023। ठीक है अवधेश जी, क्विक रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मैं वंदना के पास जाऊंगा। शहबाज भाई, मैं यही बात कहना चाहूंगा, जैसे हमारी बहन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं अपनी निम्मी रस्तोगी जी और राकेश यादव जी, जो इस समय जो विरोध में लगे हुए हैं कि पहले अभी आ चुका था, अब क्यों ला रहे हैं, इसका जो विरोध कर रहे हैं, इसकी जो इसका ये सीधा है कि हमारे देश में जो 48% बहन बेटियां हैं उनका अपमान ये साफ तौर पर कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि 9.5 साल से 9.5 से क्या हो रहा था? एक मिनट, ठीक है राकेश साहब, एक मिनट, राकेश साहब, एक मिनट। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 9.5 साल से क्या कर रही थी बीजेपी? अवधेश जी, 9.5 साल से आप क्या कर रहे थे? 2014 में आपने इसका जिक्र करा था ना। क्या आप सो क्यों रहे थे? आपके प्रधानमंत्री निंद्रा में क्यों थे? कोई कारण की नींद में क्यों थे? 9 साल तक उसका जवाब में समाजवादी पार्टी आज चुनाव के समय क्यों जागृत हुए? डर लग रहा है, इंडिया से डर लग रहा है, पूछिए, घबरा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, एक मिनट, ठीक है राकेश जी, निमिन जी, ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है, ठीक है, आपसे मेरा सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, 9.5 साल से 2014 में भी जिक्र किया गया था ना इसका,
2021 में जनगणना तो हुई नहीं, परिसीमन तो हुआ नहीं, तो फिर कब लागू होगा, कब आरक्षण मिलेगा? मोदी जी कहाँ बोल रहे हैं, क्यों नहीं जनगणना कराई? अरे एक मिनट राकेश साहब, मैं सवाल कर लूं, जवाब लेने दो उन्हें। क्यों जातिगत जनगणना नहीं हुई? क्यों आरक्षण के जो आयोग बनाया था उसको बंद कर दिया गया? रोने आयोग को क्यों बंद किया गया? राकेश जी मैं सवाल कर चुका हूँ, राकेश जी मैं सवाल कर चुका हूँ, जवाब लेने दो। बंद हो गया। हाँ अवधेश जी, क्या भरोसा कि ये महिला विधेयक जो पास हुआ है कभी लागू होगा या नहीं होगा? राकेश जी एक मिनट में सवाल कर चुका हूँ, अवधेश जी को जवाब देने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास में। अवधेश जल्दी से। शहबाज भाई, राकेश जी को शायद इस बात की ज्ञान नहीं है कि सोनिया गांधी के वीडियो देख ले, मेरे पास पड़ी है, मैं आपको भेज दूंगा। अरे आप रिकॉर्ड देखिए, आप ट्विटर पे मत जाइए। अरे भाई बात तो पूरी होने दो, बात पूरी होने दो ना, एक मिनट बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो राकेश जी बात पूरी होने दो। झूठ मत बोलिए, अवधेश जी नहीं चलेगा। आप जिसके सामने बात कर रहे हैं ना, मुझे पूरा नॉलेज है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ। आप इधर गैर जिम्मेदार नहीं हो क्या? व्हाट्सएप में देख के आप मुझे बोलने लगेंगे? आप चैनल पे बैठे हैं, चैनल का तो सम्मान दीजिए। झूठ मत बोलिए, बीजेपी के आप पढ़े लिखे प्रवक्ता बनाए गए हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है। क्या बोलेगा अमित शाह जी और मोदी जी? आप पक्षी नहीं। देखिए राकेश जी और अवधेश जी, देखिए आप दोनों से दरखास्त है, आप दोनों निजी टिप्पणी मत करो, एक एक करके बोलो, ठीक है? बहुत हो गया। मैं भी नहीं समझ पा रहा, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है? मैं आता हूं। वंदना जी आपसे मेरा सवाल है, क्या ऐसा होगा महिला आरक्षण बिल के मेट्रो के डिब्बे की अगर बात करते हैं, पहला डिब्बा आरक्षित होता है और महिलाएं बाकी डिब्बों में भी जा सकती हैं, और कितना आसान होगा, कहां पेच फंसने वाले हैं इस पे? वंदना कैसे आंक पा रही हैं आप? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर कि पहले इस बिल को कौन पार्टी पहले लेकर आई, हमें इस बात को देखना होगा कि ये बिल पेश होने से या ये बिल अगर पास हो जाता है तो समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर होगी, संसद में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कितना बढ़ेगा। तो जो विरोध कर रही हैं पार्टियां, उनको इस तरफ भी नजर डालनी चाहिए। और क्या हर पार्टी के पास महिला उम्मीदवार हैं? एक सवाल तो ये भी है ना यहाँ पर वंदना जी। सबसे पहले तो हर पार्टी को अपने भीतर ही झांकना होगा कि देखिए महिलाएं तो हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो है हर पार्टी में, लेकिन बात यहाँ पर आकर अटकती है कि क्या हर पार्टी महिलाओं को उतना अवसर प्रदान करने की इच्छुक है या नहीं है। देखिए महिलाओं की कमी नहीं है, अगर पार्टियां अपने भीतर ही झांक कर देखें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है हर एक पार्टी में, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया जाता, जिससे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना दिखता नहीं है। तो आप इसे महज शगुफा मानती हैं? ये शगुफा तो नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ये बिल पास हो जाता है तो अंततः बात तो वही होगी ना जो विरोधी पार्टियां कह रही है या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतने सालों से वो जो बात कह रहे थे उसी बात को मोदी सरकार कह रही है। तो जब आपकी कही हुई बात को ही वो साकार करने जा रही है तो इसमें आपका विरोध क्यों? मेरा ये 2010 में सपा ने, आरजेडी ने विरोध किया था, और इस बार खरगे को जिस तरीके से आप देख रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, आतिशी ने अपना एंगल यहां पर डाला है कि भाई सिर्फ यहां पर संसद में क्यों, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, और अखिलेश भी अपना बयान दे रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी भी ये मांग कर रहे हैं। लगता है आपको पास हो पाएगा, फिर इसमें कोई पेच फंस सकता है कल? मुझे लगता है कि विरोधी पार्टियां इसमें जरूर कुछ ना कुछ पेच फंसाने की कोशिश जरूर करेंगी, और मेरा एक और कहना है कि बिल्कुल सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, सिर्फ संसद में नहीं। जहां अभी तक जो 33% नजर आ रहा था, क्यों ना हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी जो भारत की स्थिति है वो भारत 148वें नंबर पर है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो ना सिर्फ संसद में बल्कि सरकारी नौकरियों में या जहां पर भी मौका मिल पाए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये सवाल भी पूछा जाएगा कि राजनीति में महिलाओं पर किसने बेड़िया बांधी है, किसने हथकड़ियां बांधी है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक है जी, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? मैं ये दिखा रहा हूँ कि 2010 का इंटरव्यू चल रहा है आज का ट्विटर पे, आप देखिए जरा गौर से। अरे आप रिकॉर्ड पढ़िए। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, एक मिनट इसे नीचे करिए। सवाल आपसे मेरा क्या? ठीक है आप कुछ भी बातें कर रहे हैं। सर ऐसे किसी चैनल का इंटरव्यू किसी चैनल पे आप दिखा रहे हैं सर। अवधेश जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अवधेश जी? ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी अवधेश जी सवाल मेरा आपसे ही भाई, सिर्फ SC ST तक आरक्षण ही सीमा क्यों है?
ओबीसी की मांग यहां पर की जा रही है, उनको आरक्षण में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये मांग की जा रही है। और कल किस तरीके से बिल आप पास करा पाएंगे, ये आसान होगा, मुश्किलात होगी, इसमें पेच फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल ये पास होगा, 100% होगा। जो विरोध करेगा, 2/3 बहुमत की जरूरत होगी इसमें। मैं बता रहा हूं शहबाज भाई, जो इस बिल का विरोध करेगा, समझिए वो हमारी मातृशक्ति का विरोध कर रहा है, वो इस देश की नारी शक्ति का विरोध कर रहा है, साफ साफ तौर पर। क्यों समझिए भाई, जो आप SC ST महिलाओं को दे रहे हैं आरक्षण, ओबीसी महिलाओं को, क्या आप उनको समान नहीं मानते? देखिए, समान नहीं, यहाँ सब समान है। समान जो नहीं मानते तो फिर थे, वो SC ST को क्यों दे रहे हो, फिर ओबीसी को क्यों नहीं दे रहे आप? देखिए, ये बिल जो है अभी आ रहा है, कल पास पेश होगा, फिर राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद इस पर बातचीत होगी, इसको क्या है। क्या बात लेकिन कर ये रहे बिल जो है सबके हैं? हित में इसी होगा। बात का तो विरोध हो रहा है सर, इसी बात का तो विरोध हो रहा है। एजेंडा क्या है, उनके हित के लिए बिल लाया जा रहा है। इनको एजेंडा ही नहीं मालूम है जो बहस कर डॉक्टर रहे हैं, निम्मी, बिल किस बात का। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा राकेश जी आपके बाद। डॉक्टर निम्मी, यादव जी, किस लिए आ रहा है बिल? ठीक है, देखिए एक दरखास्त करना चाहूंगा, आप दोनों से दरखास्त करना चाहूंगा, निजी टिप्पणी मत करिए, निजी टिप्पणी मत करिए बिल्कुल भी। किसको कितना ज्ञान है, आज इस पर बहस है ही नहीं, और ना इस पर मुझे बहस रखनी। ठीक है, डॉक्टर निम्मी, सवाल आपसे यह SC ST आरक्षण की बात यहां पर की जा रही है, ओबीसी को यहां पर नजरअंदाज किया जा रहा है, आप ये मानती हैं? और कल किस तरीके से यहां पर विरोध भी देखने को मिल सकता है, और आप स्वागत क्यों नहीं करते फिर? जी शहबाज और वंदना, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड ना करें। हम इस बिल का, इस कॉन्सेप्ट का, इस राइट ऑफ विमेन का पूरी तरह से स्वागत, समर्थन और इसके पक्ष में है। लेकिन जो टाइमिंग है और जो जिस तरह की इसको यूटिलाइज करके इसके बारे में लोगों को गुमराह करके ये कहा जा रहा है कि हम ही हैं हाई मॉरल ग्राउंड वाले, हम ही हैं औरतों के मसीहा, हमसे बेटर कौन सोच सकता है। भाई सभी पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारा बिल है, सभी पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हाँ, तो जब जीत जाते 2024 में, अगर जीतते तब कर लेते, तब क्यों नहीं स्टार्ट किया, अब क्यों किया? अब जब हम इतने पास हैं इलेक्शन के और अच्छी तरह से इनके स्ट्रैटेजीज को पता था कि इसमें 5-6 साल लग जाएंगे, तो अपने सर पे बात ना हो, इसका फायदा भी हो जाए, इससे हमें वोट भी मिल जाए, औरतों का मत भी मिल जाए, और उसके बाद हमें कोई जिम्मेदारी भी ना हो, करते रहेंगे लोग जो आगे सरकारों में आएंगे। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्शन है कि इनसिंसियरिटी है, ये सिर्फ दिखावा है, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तरह से महिला के। ठीक है, ठीक है, अवधेश जी जल्दी से बात करिए, फिर मैं जाऊंगा राकेश जी के पास। जो बहन हमारी निम्मी रस्तोगी जी बैठी है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, मैं इनको बता दूं कि देखिए, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व का, और हर 6 महीने में 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं यहाँ पर। तो ये कहना आपका गलत है कि चुनाव का जो है, चुनाव के लिए ये बिल लाया गया है। ट्रिपल तलाक लाया गया था महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, क्या चुनाव था उस समय? नहीं था। लेकिन उस बिल से कितनी मुस्लिम बहन बेटियों का। सर आपने शायद सुना नहीं निम्मी ने क्या कहा। निम्मी ने टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करे। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हर 3 महीने में चुनाव होते हैं, आप कह रहे हैं हर 3 महीने में चुनाव होते हैं, वो यही कह रहे हैं कि 2014 के बाद से आपने लागू इस पर क्यों नहीं किया। वो यही कह रहे हैं 2014 के बाद से आपने इसको लागू क्यों नहीं किया। पड़ोसी देशों की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, UAE की बात कर ले, वहां पर तो हमारे से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, हमने इसमें देरी क्यों करी। देखिए, देरी में हर चीज की एक अगर सही समय पे जनगणना हो जाती, परिसीमन हो जाता, 2024 में लागू होता है नहीं होता, आप बताइए इस बात को। नवाज भाई, देखिए, हर किसी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, ये नहीं कि एकदम शुरू कर देते हैं। जनगणना शुरू हो गई है, जनगणना शुरू हो गई है, उसमें विरोध में बिल आया था, तब क्या हुआ था उसका? ट्रिपल तलाक हटी नहीं हमारे देश से, 370 हटी नहीं हटी हमारे देश से। अब हर चीज का एक प्लानिंग होती है, हर चीज का एक समय होता है। ओहो, 9 साल लग गए। ठीक है निम्मी, वो हटा नहीं हटा इस सरकार में। ठीक है निम्मी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊंगा, उनकी बारी है। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी रिजर्वेशन जो है एक तरह का ट्रिगर होता है, और उसका असर आने में 1 दशक या 2 दशक लग सकते हैं। वो 2 दशक हम खो बैठे हैं। 2023 में जब हम चांद पे पहुंच गए हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अगर विपक्षी पार्टियां इस तरीके से सवाल खड़े करती रहेंगी तो शायद इसमें और समय लग जाएगा। ठीक है अवधेश जी, ठीक है। हाँ राकेश जी, आपसे सवाल है भाई, कल सवाल सुन लीजिए। कल तक तो आपका एजेंडा था, आज आप इसमें मांग भी कर रहे हैं ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। अरे भाई, अगर मिलना चाहिए तो आपने 2010 में क्यों नहीं करा?
देखिए मैं वहीं पे आपने राज्यसभा में तो पास करवा लिया, लोकसभा में एसपी ने जब यहाँ पर निश्चित मना कर दिया, आरजेडी ने जब मना कर दिया, आप तब क्यों नहीं अडिग रहे, आप तब क्यों नहीं खड़े रहे? देखिए उस समय अगर ये लोकसभा में प्रस्ताव आता और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से समर्थन करती तो पास हो जाता। उन्होंने तो कोई समर्थन करा नहीं था, लोकसभा में कोई कमिटमेंट दिया नहीं था, इसलिए वो आया ही नहीं, तो सरकार गिर जाती। बहुत स्वार्थ सुथरी चीज है, इसको स्वीकार करते हैं सीधे सीधे। लेकिन जो कांग्रेस का मत था शुरू से 96 से लेके या 1975 से लेके आज तक महिलाओं के हितों में जितने भी कानून बने, चाहे पंचायती राज के हों चाहे राज्यों में हों, जितने भी आरक्षण मिले हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन रही है, कांग्रेस की सोच रही है, कांग्रेस की विचारधारा रही है, किसी व्यक्ति की नहीं रही है। व्यक्तिवाद पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज सवाल ये है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब भी कांग्रेस ने ये बोला था कि वो इस देश में महिला विधेयक को लागू करें, उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं। 9 साल अगर उन्होंने निकाले तो उसकी वजह तो उनको बताना चाहिए। इसके बाद आगे के 5-7 साल और निकल रहे हैं लागू करने के बाद, तो उसकी वजह भी देश को बताना चाहिए। आप सिर्फ ये क्यों बोल रहे हो कि हमने लागू कर दिया? लागू तो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक बात बताइए, ठीक है साहब, आपकी सारी बात ठीक, सवाल ये हम कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं। आज हम दलित महिलाओं की बात कर रहे हैं, कितनी दलित महिलाओं को टिकट दी जा रही है? हिमाचल में एक महिला है आपकी, इसलिए लाया जा रहा है जो पुरुष प्रधान देश है, हमारे यहाँ जो सभ्यता है उसको तोड़ा जाए, उसको तोड़ने के लिए कानून बनाया जा रहा है। हम कुछ चाहते हैं जल्दी बने, महिलाएं आगे आए। ये तो हर पार्टी में या पूरे समाज में घर में भी समस्या रहती है, कानून बनेगा तो निश्चित तौर पर महिलाएं भी घर से बाहर निकलेंगी, उनको सुरक्षा का माहौल रहेगा, सुरक्षित रहेंगी, हर पार्टी में उनका प्रभाव पड़ेगा, चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये करने की नियत और नीति तो मोदी जी को क्लियर करना थी ना। 9 साल में उन्होंने नहीं की, अब चुनावी प्रोपेगेंडा लाके उसको छोड़ दिया है। चुनाव हो जाएंगे फिर भूल जाएंगे, ना जनगणना होगी, ना डिमार्केशन होगा, ना विस्तारित होंगी सीटें। तो आपको तो स्वागत करना चाहिए ना, आपको स्वागत करना चाहिए कि चुनाव के बहाने चलो महिलाएं तो याद आई बीजेपी को। आप स्वागत कर दीजिए अवधेश जी। आप सिर्फ वोट देकर महिलाओं को धोखा दोगे तो उसका तो विरोध होगा, उसका विरोध किया जाएगा। अवधेश कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से बोलिए। देखिए सहवाग भाई, मैं ये कह रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी क्या कह रहे थे, आपने सुना इनकी बात कि ये पुरुषों का जो वो है, जो राजनीति में जो योगदान है उसको तोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये साफ है इनकी नियत और नियति दोनों ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नियत और नीति ठीक नहीं है निम्मी, आप चला सकते हैं इसको दोबारा। ठीक है, नियत और नीति ठीक नहीं है निम्मी। देश की मात्र शक्ति राजनीति में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आप, और नियत और नीति ठीक नहीं है, राजनीति में सफल ना हो पाए, राजनीति में कदम ना रख पाए। ठीक है, निम्मी की बारी आ गई। ठीक है, देखिए अब यू हैव टू वॉक द टॉक। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। अगर ये चाहते तो इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर सकते थे, या फिर बैंग ऑन बोलते कि हाँ हम इसी 2024 में 180 सीट देते हैं और उसका स्वागत हम करते, खड़े होके करते, इनके साथ रहकर करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें इनकी सिंसियरिटी अंडर क्वेश्चन है, अंडर स्कैनर है कि ये सिर्फ इसको एक प्लान की तरह यूज करना चाहते हैं। इस बार ये बिल्कुल सिंसियर नहीं है। ये 5-6 साल इन्होंने डाल दिया। अगर प्लान के तहत यूज करना चाहते हैं तो 2024 में उसका फायदा होना चाहिए था ना, लेकिन इसमें तो लॉन्ग टर्म है, पहले जनगणना होनी है, फिर परिसीमन होना है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है। आपको पता है ना ये लोग कैसे यूज करते हैं, छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बता के श्रेय लेते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इज नोन फॉर दैट। और ये इतने सिंसियर भी नहीं है विमेन सेफ्टी को लेकर या विमेन की इज्जत हमारा विपक्ष कितना मजबूत है, सवाल तो ये भी उठेगा ना फिर कि हमारा विपक्ष कितना मजबूत है कि छोटी से छोटी बात का बीजेपी अगर क्रेडिट ले रही है तो उस मुद्दे को किस तरीके से विपक्ष उठा रहा है। भाई कितनी यात्राएं हुई हैं 2014 में, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। 2014 से बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई 2014 के बाद से क्यों ना क्यों उसमें अभी तक फैसला नहीं लिया गया। भाई कितनी बार सदन में उठा ये मुद्दा, कितनी बार इस मुद्दे को सड़क पर लेकर आए आप? सवाल तो ये भी विपक्ष से पूछेंगे ना। ठंडे बस्ते पे रखा हुआ था, इसका कोई जिक्र ही नहीं था, इसका कोई मेंशन नहीं था, कोई पब्लिक में किसी तरह का कोई ड्राफ्ट नहीं रिलीज हुआ था। तो वी वर कॉट अनअवेयर, हमें नहीं पता था कि ये इस तरह का लाने वाले हैं। और ये आनंद फानंद में जो कर रहे हैं, इससे और ज्यादा संदेह उत्पन्न होता है कि ये सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिंसियर नहीं है। चलिए, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार वंदना, आपका रुख करना चाहूंगा। सभी प्रवक्ताओं को आपने सुना, तीनों पार्टियों को सुना आपने, क्या समझ पा रही हैं, कितनी मुश्किलात यहाँ पर, कहाँ पेच यहाँ पर फंसने वाली है? फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा मैम। जी,
मैं निम्मी जी से कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि चुनाव के लिए ये किया जा रहा है, तो माना कि चुनाव के लिए किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी या इतनी बार ये बिल संसद में आ चुका है, आप सभी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं इसका समर्थन करती हैं? माना कि ये चुनाव के लिए किया जा रहा था, फिर भी अंततः तो इसमें महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बड़ा होगा। आपकी कही हुई बात को ही अगर भाजपा आगे लेकर जाती है, और जैसा शाहबाज जी ने भी कहा कि इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगेगी और इस प्रक्रिया में एक समय लगेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चुनाव के लिए, और माना कि चुनाव के लिए हो भी रहा है, तो आप ये मानेंगे ना कि आपकी कही हुई बात आगे जा रही है। चलिए, कही हुई बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, कितनी दूर तलक जाएगी ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो जिसके पाले में जाएगी आधी आबादी, उसी के हाथ में लगेगी सत्ता की चाबी, लेकिन इस चाबी का ताला जो है वो अभी बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है और उस ताले की चाबी किस तरीके से कल खुलेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मेरे साथ खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।